इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में टारगेट से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने के बाद एफबीआर ने जनवरी से अप्रैल तक के 4 माह में मुसलसल टारगेट से कम टैक्स इकट्ठा किया है और सिर्फ मार्च और अप्रैल के महीने में मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए टारगेट से कम इकट्ठे करने की वजह से अब एफबीआर इब्तिदाई 10 माह में टारगेट से 48 अरब रुपए पीछे चला गया है। जुलाई से अप्रैल तक एफबीआर को 7,414 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था, मगर एफबीआर ने 10 माह में 7,366 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि इस शॉर्टफॉल के बाद नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाने से पहले एफबीआर को क्या इकदाम उठाने होंगे, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम हो चुका और मतलूबा नताइज हासिल ना कर सका। और वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद इस हवाले से जिम्मेदारों को सजा देने का ऐलान कर रहे हैं। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए मुतारिफ कराई गई ताजिर दोस्त स्कीम भी नाकाम हो गई और महज 75 ताजिरों ने इस स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर किया। एफबीआर रिटेल सेक्टर में पॉइंट ऑफ सेल के अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है और सिवाय चंद रिटेलर्स के ये निज़ाम नाफिज नहीं किया जा सका है। टैक्स फाइलर्स का टारगेट हासिल करने में भी एफबीआर नाकाम रहा है और इस सब के दौरान वजीर आजम ने गुज़िश्ता हफ्ते ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के 25 एफबीआर अफसरान को अपने ओहदे से हटा दिया और इसकी वजह 3 इंटेलिजेंस एजेंसियों की उनके खिलाफ रिपोर्ट बताई जाती है। इन 25 अफसरान में से 11 का ताल्लुक कस्टम सर्विस और 14 का ताल्लुक इनलाइन रेवेन्यू से था और फिर सवाल उठा कि इन अफसरान को हटाने की वजह करप्शन है, उनकी नाक़िस कारकर्दगी है या इसके साथ साथ ज़ाती पसंद नापसंद या फिर ज़ाती फ़ायदा भी है, क्योंकि इन 25 अफसरान में ऐसे अफसर भी शामिल हैं जिन्हें ग्रेड 21 में तरक्की भी दी गई और आईएमएफ के साथ कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में उस अफसर को तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। और इन 2 दर्जन से ज़ायद अफसरान को ओहदों से हटाए जाने के बाद एफबीआर में बेचैनी पाई जाती है। और इतलात के मुताबिक पाकिस्तान कस्टम सर्विस और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ने इस हवाले से आला हुकाम को अपने खदशात से आगाह कर दिया है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान कस्टम्स ग्रुप ने कल यानी बुध के दिन अपने मेंबरान को एक करारदाद पेश की जिसके तहत मुख्तलिफ एफबीआर अफसरान की ईमानदार और करप्ट कैटेगरी में प्रोफाइलिंग करने के शवाहिद मांगे जाएंगे और कानूनी चाराजोई की जाएगी। खबर के मुताबिक कस्टम्स ऑफिशियल्स का कहना है कि हुकूमत ने गैर शफाफ तरीके से बगैर ड्यू प्रोसेस के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है, इसलिए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इन अफसरान की करप्शन या नाअहली के सबूत फराहम करे। खबर के मुताबिक हुकूमत ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एफबीआर अफसरान को 4 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है। कैटेगरी ए में वो अफसरान होंगे जिनकी रेपुटेशन और काबिलियत दोनों बेहतरीन हैं और उन्हें एफबीआर में टॉप पोजीशंस दी जाएंगी। कैटेगरी बी के अफसरान को कम अहम पोजीशंस दी जाएंगी। कैटेगरी सी के अफसरान को साइडलाइन कर दिया जाएगा और गुज़िश्ता हफ्ते कैटेगरी डी के ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान को उनके ओहदों से हटाकर उन्हें एडमिन पूल में डाल दिया गया है। जबकि खलीक यानी की खबर के मुताबिक अगर आगे जाकर हुकूमत को इन टॉप कस्टम्स पोस्ट पर एक ओवरसाइट का निज़ाम बनाने में नाकामी हुई तो स्मगलिंग और टैक्स चोरी की तमाम कोशिशें बेसूद हो जाएंगी, क्योंकि टैक्स चोरी करने वाले इंपोर्टर्स कराची से लेकर पंजाब के अर्बन सेंटर्स तक मुख्तलिफ कस्टम्स चेक पॉइंट्स पर कस्टम ऑफिशल्स को रिश्वत अदा करते हैं ताकि उनकी तरफ से कराची पोर्ट पर की गई मिस डिक्लेरेशन और अंडर इनवॉइसिंग को आगे हाईवेज पर भी ना पकड़ा जा सके, जो कि कस्टम कलेक्टर की मिलीभगत और उनकी तरफ से मुंतखब की गई टीम के जरिए होती है। एफबीआर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुसलसल कयासराइयाँ हो रही हैं, मगर आज इस हवाले से बात करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एफबीआर अफसरान के तबादले किसी करप्शन के चार्ज पर नहीं हुए हैं। आप सबको पता है कि ड्यूटीज़ में हेरा फेरी, अंडर वैल्यूएशन, स्मगलिंग, ये सारे इश्यूज हमारे हैं। टैक्स चोरी हमारा इशू है। वज़ीर आज़म साहब ने एफबीआर में इस्लाहात का बेड़ा उठाया। पिछले दिनों में कुछ तबादले तकर्रियाँ हुई हैं काफ़ी मैसिव लेवल पे, तो उस पर कहा गया कि जी ये कौन लोग हैं, इनको क्यों इस तरह किया गया है, ये उनके हकूक़ का तो नहीं इसमें पामाली हो गई और उनको सुनवाई नहीं, उन्हें सुना नहीं गया। पहली बात तो ये है कि वो कोई स्टिग्मा नहीं है किसी को किसी चार्ज के ऊपर, ये सारी अजम्पशंस हैं किसी चार्ज पे कि कोई रिश्वत लेता पकड़ा गया है या नहीं लेता पकड़ा गया, इस पे नहीं बदला गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक जामे एक्सरसाइज करवाई महकमे से। प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी इनपुट थी, महकमों से वो ली, जो लोगों की शिकायत थी उनको सामने रखा, उसमें कुछ रिपोर्ट्स का भी अमल दखल होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वाली ये ट्रांसफर्स नहीं है। हमारे साथ न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ 10 माह का टारगेट से पीछे चला गया एफबीआर, दूसरी तरफ एफबीआर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। पहले कयासराइयाँ होती रही कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, शिकायत की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये सब हुआ है। आज वज़ीर कानून ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया, क्या अंदर की कहानी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर एफबीआर एक ऐसे वक्त में कि जब 9,415 अरब रुपए का टैक्स टारगेट है और अपने फुल गियर के अंदर जो है वो आखिरी क्वार्टर के अंदर
उनकी कोशिशें होती हैं, चूँकि ये जो IMF की रिव्यू टीम आई थी इसके साथ मिलकर FBR ने जो लास्ट क्वार्टर का टारगेट है उसको रिवाइज़ किया था। अप्रैल का, मई का टारगेट कम रखा गया था और जो जून का टारगेट है वो ज़्यादा कर दिया गया था। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जो टाइमिंग है इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर की और गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है कि वो जो भी अपनी यानी इकोनॉमिक टीम में या FBR में तब्दीलियाँ लाना चाहें वो ला सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशन है और वो ट्रेडिशन ये है कि जुलाई में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की जाती हैं और फिर अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो जनवरी तक। अप्रैल, मई और जून में बिल्कुल ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं होती। अब एक ऐसे वक्त में इतने मैसिव लेवल पे जब आपके सामने इतना बड़ा टारगेट खड़ा है और सिर्फ ये टारगेट नहीं खड़ा जो आपने साल का अचीव करना है, प्रॉब्लम ये है कि हमने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना है। उसमें जो मेजर एक हिस्सा होगा वो रेवेन्यू साइड का होगा, उसके बारे में बातचीत करनी है। अगले साल का रेवेन्यू टारगेट IMF के साथ तय करना है, उसके नतीजे में बजट बनाना है। तो ये टाइमिंग जो है ये बड़ी यानी मुझे समझ नहीं आई इसकी कि ये अगर आपने करना था तो आप इससे पहले कुछ टाइम कर लेते या आप जून का इंतज़ार करते और बजट के बाद आप जैसे अपनी टीम जो भी मुनासिब समझे वो कर लेते। लेकिन मुझे कुछ हैरानगी और भी है, ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा दिखाया जा रहा है। क्योंकि वजह ये है, आप अगर ये देखें कि इसमें कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिनको 23 मार्च को अवार्ड दिए गए, अब एक चंद दिनों के बाद जो है वो उनके ऊपर आपने उन्हें तब्दील कर दिया। फिर इसके अलावा आप ये देखें कि आपने ऑफिसर्स अच्छे लगाए होंगे, मैं उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाता, लेकिन मैं ये सवाल तो ज़रूर उठा सकता हूँ कि अगर आपने पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस किए हैं तो क्या आपने इस बात को ख्याल रखा है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक करें। अगर किसी ने पॉलिसी लेवल पे पहले काम किया ही नहीं है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, वो बहुत कॉम्पिटेंट हो सकता है, लेकिन आपने इस चीज़ को सामने नहीं रखा। अच्छा, आप डिजिटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम डिजिटाइजेशन जो है वो करना चाहते हैं। देखें, FBR का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपके पास डेटा मौजूद है, आपके पास इंफॉर्मेशन सब जगहों से आ रही है, आपने उस डेटा को कन्वर्ट करना है इनटू टैक्सेबिलिटी। ये मेजर चैलेंज है जो FBR नहीं कर पाया। अब एक फॉरेन कंसल्टेंट आप लेके आ रहे हैं, तो क्या आप ये गारंटी देते हैं कि आप ये काम कर लेंगे? क्योंकि बुनियादी वजह ये है कि फ्रस्ट्रेशन तो सिस्टम के अंदर मौजूद है और वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि टैक्स टू GDP एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ रहा है, वो दुरुस्त है, मगर जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो मुसलसल कम हो रहा है, जाहिर है। मगर इसमें फिर फेलियर है किसका? वाकई इन अफसरान का फेलियर था? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हो, फिर ट्रेडर से टैक्स वसूल करना, वो ताजिदों से स्कीम हो, तमाम स्कीमें एक के बाद एक नाकाम हुई, पॉइंट ऑफ सेल नाकाम हुआ, ये जो सारी की सारी स्कीमें नाकाम हुई हैं, स्मगलिंग की शिकायत आना, ये सारे मामला ये वाकई इन अफसरान का फॉल्ट था? चेयरमैन FBR का अपना भी फॉल्ट है, किसी और का? ये क्यों ये हुआ क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर किसी का यानी अगर आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है तो कैरेट एंड स्टिक दोनों की पॉलिसी रखनी होगी। हम ताजरों को और बाकी लोगों को भी कैरेट तो दिए जा रहे हैं, लेकिन जो स्टिक है वो कहीं नजर नहीं आ रही। अगर आप देखें, कोई भी आप अगर किसी टीम के मगर ये पॉलिसी किसकी है कि उन्हें गलती है कि आप उन्हें कह रहे वॉलंटियर आप कर लें, और ये पॉलिसी है किसकी? FBR की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, प्राइम मिनिस्टर की है, किसकी है ये? मैं समझता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर से लेके फाइनेंस मिनिस्टर तक, फाइनेंस मिनिस्टर से लेके जो चेयरमैन FBR और उनकी पूरी टीम है, ये सब का फ्लेवर है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये पुअरली डिजाइन्ड पॉलिसी थी और पुअरली एग्जीक्यूटेड पॉलिसी थी। और उसमें आप ये देखें कि आपने 5 बड़े शहरों में किया, कम से कम 1 बिलियन का आपका टारगेट था और 75 बंदे सिर्फ आए हैं। इससे पहले POS वो भी नाकाम है। ट्रैक एंड ट्रेस जो है, अब ट्रैक एंड ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि आपने ट्रैक एंड ट्रेस लगाया, तो ट्रैक एंड ट्रेस का जो है वो कोई भी, अगर आप टोबैको को देख लें तो कोई सिगरेट का पैक खुद तो नहीं बोलेगा कि मेरे ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस की स्टैंप है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके खिलाफ ट्रैक एंड ट्रेस उस टाइम तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक इफेक्टिव इन्फोर्समेंट नहीं होगी। और वो FBR का जो पार्ट है उसमें लैकिंग है और वो मिसिंग है। अब प्रॉब्लम ये है, आप सुनने में ये आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सेक्टर्स को निकाल कर गवर्नमेंट की किटी पे उसका प्रेशर जो है वो डाल दिया जाए। तो देखें, अगर आपने ट्रैक एंड ट्रेस को इंप्लीमेंट करना है तो उसके साथ साथ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो है वो करनी पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया मेहता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ अप्रैल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत महंगाई की शरह 17.34% पर आ गई है, जबकि फूड इन्फ्लेशन 9.7% पर आ गई है। और अगर अप्रैल के महीने का मार्च के महीने से मवाजना किया जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स -4% रहा और फूड इन्फ्लेशन -2.4% रही। यानी रमज़ान में महंगाई की शरह बढ़ने के बाद अप्रैल में महंगाई नीचे आई, जबकि कोर इन्फ्लेशन मार्च के महीने में 15.7% थी और अप्रैल में 15.6% रही। इसके साथ ही आज अप्रैल के महीने का तिजारती डेटा भी सामने आ गया है और अप्रैल में बरामदात $2.34 अरब हैं, जो मार्च के महीने से 9% कम है, जबकि अप्रैल में दरामदात $4.7 अरब रहीं, जो मार्च के महीने से 3% कम है। तिजारती खसारा $2.37 अरब रहा, जो कि मार्च में $2.3 अरब था, मगर मार्च में रमज़ान की वजह से $2.9 अरब की तरसीलात ज़र आई थी, जिससे $619 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था।